सभी डीएलएड साथियों को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और गाइज, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूपी डीएलएड थर्ड सेमेस्टर सब्जेक्ट हिंदी जो पेपर होता है ये आपका 6वां पेपर होता है। ये 25 नंबर का होता है जिसमें से 12 नंबर लाना अनिवार्य होता है, राइट। तो देखिए, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र। जैसे कि आप सभी को हम बता दें कि इस टाइम हम जो कुछ भी बोल रहे हैं, जैसे हिंदी, हमारी मातृभाषा क्या है? हिंदी है। खड़ी बोली, इसमें सबसे बड़ा जो योगदान है किसका है? तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र, राइट। तो चलिए हम इसी टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। और भारतेंदु हरिश्चंद्र जी से पहले हम 2 से 3 क्वेश्चन आप सभी से पूछेंगे, जिसका आंसर आप सभी को करना होगा। इसके पहले मैंने राम नरेश त्रिपाठी पर एक वीडियो प्रोवाइड किया था, जो कि हिंदी की क्लासेस एक ही क्लास चली है। सो फ्रेंड्स, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप सभी को कमेंट्स बॉक्स में वीडियो का लिंक या फिर प्लेलिस्ट मिल जाएगा, आप वहां से जाकर देख सकते हो। इस क्लास की जो टाइमिंग होती है दोपहर के 3 बजे होती है। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है कि जो भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं, इनकी उपाधि कौन सी उपाधि दी गई है? इसका आंसर आप सभी को करना है, ठीक है। और दूसरा ये सवाल है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का मूल नाम क्या है? तो ये दोनों क्वेश्चन एक में ही छुपे हुए हैं और मुझे नहीं लगता है ये जो प्रश्न है बहुत ही ज़्यादा टफ है। इसका आंसर आप बहुत ही आसानी के साथ कर सकेंगे। तो चलिए आप सभी आंसर कीजिएगा कमेंट्स बॉक्स में। वीडियो को साथ में लाइक भी कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स मित्रों को शेयर भी कर दीजिए ताकि वो भी जुड़ सके। और अभी नेक्स्ट क्लास जो आएगी वो संस्कृत की क्लासेस आएगी 5 बजे। सो ये जो हमने टॉपिक था राम नरेश त्रिपाठी से, ये हमने डिस्कस कर लिया है। यहाँ से स्टार्ट होता है भारतेंदु हरिश्चंद्र। सो फ्रेंड्स, मैं सबसे पहले भारतेंदु हरिश्चंद्र स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि हिंदी साहित्य का पहला प्रश्न देखिए, हिंदी साहित्य का पितामह किसे कहा जाता है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को कहा जाता है। और ये किस काल के है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आधुनिक काल। तो ये 2 प्रश्न बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। पहला, हिंदी साहित्य के पितामह किसे कहते हैं? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र, राइट। और दूसरा कि आधुनिक काल यानी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं वो किस काल के हैं? तो आधुनिक काल के हैं, ठीक है। या आधुनिक युग, जैसे कि हमने राम नरेश त्रिपाठी का देखा था तो वो द्विवेदी युग के थे, लेकिन जो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी है वो किस काल के हैं? तो आधुनिक युग के, यानी जो अभी चल रहा है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं साथ में ये भी आप सभी को बता दूं कि इनका जो जन्म हुआ था ये 1850 ईस्वी में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? तो काशी में हुआ था। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। और साथ में हम ये भी बता दें कि इनकी जो मृत्यु हुई थी वो भी वाराणसी यानी यूपी के वाराणसी में इनकी मृत्यु हुई थी। और आप सभी को ये भी मैं बता दूं कि इनकी जो मृत्यु हुई थी ना, बहुत ही कम उम्र में, यानी 35 वर्ष की आयु में ही इनकी मृत्यु हो गई। यानी 1850 में इनका जन्म हुआ और 1885 में इनकी मृत्यु हो गई, ठीक है। तो ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। इनका जन्म, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जन्म जो हुआ था 1850, कहाँ हुआ था? तो काशी में हुआ था। इनकी मृत्यु 1885 कहाँ पर? तो यूपी के वाराणसी, अपने यूपी के वाराणसी में हुआ था। और देखिए, सबसे दुखद बात यह है ना कि जब ये 5 साल के थे, ठीक है, तभी इनकी माता का देहांत हो गया। फिर देखिए अभी 5 साल के बाद यानी 10 वर्ष की अवस्था में इनकी पिता का देहांत हो गया। तो इस तरीके से अगर हम कहें ना, तो जो भी लेखक हुए हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र हुए या फिर राम नरेश त्रिपाठी, इनके जीवन में बहुत ही ज्यादा समस्याएं आई, लेकिन इन्होंने स्ट्रगल किया और आज इस मुकाम पर है कि हम और आप सभी इनको पढ़ रहे हैं। इनकी इतनी सारी कृतियां हैं कि अगर आप पढ़ लेंगे तो मतलब उससे कुछ न कुछ तो सीख मिलेगी। और मैं गाइज आप सभी को ये भी बता दूं कि अगर आपको भारतेंदु हरिश्चंद्र की कृतियों को याद करना है या जो भी उपन्यास, जो भी आत्मकथा लिखा है उन्होंने, अगर आप उनको याद करना चाहते हो ना, तो डेली एक दिन निकाल कर उनकी कृतियों, उनकी कहानी, जो कुछ भी आप पढ़ेंगे ना, मतलब बहुत ही अच्छा है और याद भी हो जाएगा, कभी भूलेगा भी नहीं। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि ये इतना ज़्यादा स्ट्रगल करके
और आज इस मुकाम पर है, तो आप थोड़ी सी समस्या आ जाने पे बिल्कुल भी घबराइए नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से 10 वर्ष की अवस्था में इनके पिता का देहांत हो गया। फिर देखिए क्या हुआ कि ये घर पर ही रह के मराठी, गुजराती, उर्दू, अंग्रेजी, संस्कृति, ठीक है, यानी इन्होंने घर पे ही इन सभी विषयों पर अध्ययन किया और अच्छा ज्ञान प्राप्त किया, क्योंकि ज्ञान अच्छा प्राप्त किया तभी तो ये काव्य कृति, उपन्यास लिखे हैं, है ना। उसके बाद देखिए 13 वर्ष की अवस्था में इनकी जो हो गई, शादी हो गई, विवाह हो गया। और 18 वर्ष की अवस्था में इन्होंने एक पत्र निकाला, ठीक है, या पत्रिका भी कह सकते हो, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। और ये क्वेश्चन पूछ भी लिया जाता है कि कवि वचन सुधा ये पत्र किसने निकाला या ये पत्रिका किसकी है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा, 18 वर्ष की अवस्था में भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने एक पत्रिका निकाला था जिसका नाम था कवि वचन सुधा, राइट। आगे बढ़े और देखिए यहाँ पर जो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी थे ना, वो स्वभाव से उदार व्यक्ति थे। अब उदार व्यक्ति आपको पता ही है कि दूसरे के बारे में सोचना, दूसरे की भलाई के बारे में सोचना, ठीक है। तो इस तरीके से वो जो स्वभाव बहुत ही उदार टाइप के व्यक्ति थे। और देखिए ये दीन दुखियों की सहायता के लिए या देश सेवा, साहित्य सेवा, इसमें अपना धन का उपयोग करते, यानी अपने धन को खर्च कर देते थे। क्योंकि ना पहले ही हमने पढ़ा कि वो किस टाइप के व्यक्ति थे, तो उदार टाइप के व्यक्ति थे। अब उदार टाइप यानी दूसरों के बारे में सोचना कि अगर कोई व्यक्ति या कोई गरीब अगर बहुत ही ज़्यादा परेशानी में है तो किस तरीके से उनकी समस्याओं को दूर किया जाए, ठीक है। तो इस तरीके से जो भी अपना धन था वो दूसरों पे खर्च कर दिए। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक काशी नरेश। जी हाँ फ्रेंड्स, काशी नरेश का नाम यहाँ पर क्यों आया, क्योंकि अभी हमने स्टार्टिंग में पढ़ा कि वो स्वभाव से उदार व्यक्ति थे, ठीक है। और वो जो कुछ भी दीन दुखियों पर, देश की सहायता के लिए वो क्या करते थे, अपना धन खर्च कर देते थे। तो इस पे काशी नरेश ने कहा कि आप इस पे धन क्यों खर्च कर रहे हो, ठीक है। यानी काशी नरेश भारतेंदु हरिश्चंद्र जी से कहा कि आप ऐसा काम न करो, इससे आपका सारा धन बेकार चले जाएगा, आपके पास कुछ भी नहीं रहेगा। तो फिर देखिए भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने क्या कहा, जो कि ये जो लाइन है ना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। लाइन ये है कि देखिए यहाँ से कि यह धन मेरे पूर्वजों को खा गया है और मैं इसे खाऊंगा। यानी सिंपल से अगर हम कहें तो जो भी पैसा था, यानी जो इनके पूर्वज के पैसे थे, यानी वो मतलब उनकी मृत्यु हो गई, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ये सोचते हैं कि ये पैसे की वजह से हमारे जो पूर्वज है उनकी मृत्यु हो गई, तो इससे पहले ये मुझे खाए, मैं इसको ही खा जाऊंगा, ठीक है। तो ये जितने भी पैसे थे सब कुछ खत्म कर दिए, ठीक है, मतलब दीन दुखियों की सहायता में सब कुछ खत्म कर दिया। और इस तरीके से इनकी जो आर्थिक दशा हो गई ना बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो गई। तो ये तो इनके जीवनी के बारे में, इनसे कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट, उनका जीवन कैसा था, इस पे हमने डिस्कस किया, ठीक है। तो एक बार फिर से मैं आप सभी को बता देती हूँ, इनका जन्म हुआ था 1850 ईस्वी में, काशी में हुआ था। 5 वर्ष की अवस्था में इनकी माता की देहांत हो गया। उसके बाद 10 वर्ष की अवस्था में इनके पिता का देहांत हो गया, ठीक है। उसके बाद ये घर पर ही रह के मतलब जितने भी मराठी, गुजराती, उर्दू, अंग्रेजी आदि विषयों पर अपना ज्ञान अर्जित किया। उसके बाद 13 साल के जब हुए तो इनकी शादी हो गई। एंड उसके बाद क्या हुआ कि ये 18 वर्ष की अवस्था में एक पत्रिका निकाला जिसका नाम था कवि वचन सुधा, चूँकि ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उसके बाद देखिए स्वभाव से वो कैसे व्यक्ति थे, तो उदार टाइप के व्यक्ति थे। वो दीन दुखियों की सहायता करना चाहते थे, ठीक है। देश प्रेम भावना उनमें बहुत ही ज़्यादा था, साहित्य सेवा। तो इसके लिए वो जो भी अपने पास धन था उसको सब कुछ खत्म कर दिया। यानी काशी नरेश ने रोका भी था, लेकिन उन्होंने कहा कि ये जो धन है ये मेरे पूर्वजों को खाया है, मैं इसे खा जाऊंगा। तो इस तरीके से हमने बहुत ही अच्छे से डिस्कस किया, ठीक है। हिंदी साहित्य का पितामह भी कहा जाता है और आधुनिक काल के ये लेखक जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र। क्लियर, यहाँ तक आप सभी को याद हो गया होगा। इनकी मृत्यु के बारे में भी हमने आप सभी को बताया था, ठीक है। यानी 1885
में इनकी मृत्यु हो गई, यानी 35 वर्ष की आयु में यूपी के वाराणसी में इनकी मृत्यु हो गई। अब चलिए हम इनके कुछ नाटक, काव्य कृतियाँ, आत्मकथा, उपन्यास ये सब कुछ डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि इनकी जो कृतियाँ है इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बहुत ही ज़्यादा, चाहे आपका टेट हो, सुपर टेट हो या फिर आपका सेमेस्टर एग्जाम हो, इसमें हिंदी में कहीं से भी आप अगर कंपटीशन की तैयारी भी कर रहे हो तो वहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो नाटक की, तो देखिए अगर आपको याद करना है ना तो यही सबसे बेस्ट तरीका है कि आप इनके भारतेंदु हरिश्चंद्र के हर एक नाटक को, हर एक काव्य कृति को, आप फ़ोन चलाते ही होंगे, आप फ़ोन में आसानी के साथ जैसे सत्य हरिश्चंद्र के बारे में जानेंगे तो कहानी के जैसे एकदम बताया गया है। चंद्रावली हो गया, भारत दूरदर्शन तो आई थिंक हर किसी को याद होगा। ठीक है, उसके बाद नील देवी इन्हीं की नाटक है। अंधेर नगरी भी, अंधेर नगरी हो गया, भारत दूरदर्शन हो गया, ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और आपको पहले से भी याद होगा। वैदिक हिंसा हिंसा न भवती ये इन्हीं का है। उसके बाद देखिए प्रेम जोगनी हो गया और सती प्रताप जो नाटक है ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का है। ठीक है, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है भारत दूरदर्शन, अंधेर नगरी, नील देवी, सत्य हरिश्चंद्र, चंद्रावली, वैदिक हिंसा हिंसा न भवती, प्रेम जोगनी, सती प्रताप, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाटक है। पत्रिका में देखिए जैसे कि अभी हमने देखा था 18 वर्ष की अवस्था में इन्होंने कवि वचन सुधा नामक पत्र निकाला था, तो ये इसमें है। आप साथ में ये भी याद कर लीजिएगा हरिश्चंद्र चंद्रिका। ठीक है, ये भी इनकी पत्रिका है। बाला बोधनी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बाला बोधनी, कवि वचन सुधा और हरिश्चंद्र चंद्रिका, ये तो नाम से ही क्लियर हो जाएगा। कवि वचन सुधा ये भी हमने कई बार इसको डिस्कस किया, ये भी याद हो गया होगा आपको। और बाला बोधनी जो है इनकी पत्रिका है, तो ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको आप सभी को याद करना पड़ेगा। और देखिए काव्य कृतियाँ में जैसे कि आ जाता है इनका भक्त सर्वस्व, प्रेम मालिका, ये भी इजी है। देखिए ज़्यादातर अगर हम कहें ना तो जो भारतेंदु हरिश्चंद्र की जो भी काव्य कृतियाँ हैं वो प्रेम से, मतलब आगे स्टार्टिंग में प्रेम ऐड होता है। जैसे देखिए यहाँ भक्त सर्वस्व, प्रेम मालिका, प्रेम माधुरी, प्रेम तरंग, उत्तराध भक्तमाल, तो यहाँ पे भी देखिए भक्तमाल है, यहाँ पर भी भक्तमाल है। ठीक है, प्रेम प्रलाप, होली, मधुमुकुल, वर्षा विनोद, विनय प्रेम प्रवासा, फूलों का गुच्छा, खड़ी बोली काव्य। ठीक है, इसी तरीके से फूलों का गुच्छा ये किसकी काव्य कृति है तो भारतेंदु हरिश्चंद्र। प्रेम फुलवारी, तो यहाँ भी देखिए प्रेम फुलवारी, दान लीला, तन्मय लीला, तो हमने देखा प्रेम भक्त लीला, यहाँ देखिए लीला यहाँ भी, तो यानी ये प्रेम भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का है। नए जमाने की मुखरी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है और याद भी हो जाएगा, थोड़ा अजीब टाइप का काव्य कृति है, नए जमाने की मुखरी। उसके बाद देखिए शुमांजलि इन्हीं की रचना है। ठीक है, और यहाँ पर बंदर सभा इन्हीं की, यानी हास्य पर ये रिलेटेड है बंदर सभा। और बकरी बिलाप ये भी हास्य व्यंग है, तो इस तरीके से हास्य व्यंग, बंदर सभा और बकरी, तो बंदर और बकरी बस याद कर लीजिएगा किसने हास्य बिलाप इस पे लिखा है तो भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक, उसके बाद देखिए कहानी में कौन कौन से आ जाते हैं नाम, जैसे कहानी में अभूत अपूर्व स्वप्न, ये एक कहानी जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं है। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की एक कहानी का नाम बताइए तो अद्भुत अपूर्व स्वप्न। ठीक है, उसके बाद यात्रा वृत्तांत पर उन्होंने लिखा, सरयू पार की यात्रा, लखनऊ के बारे में इन्होंने बताया है। उसके बाद आत्मकथा जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, एक कहानी कुछ आप बीती कुछ जग बीती, ये किसकी आत्मकथा है तो भारतेंदु हरिश्चंद्र का। उपन्यास देखिए पूर्ण प्रकाश, चंद्र प्रभा, ये किसकी उपन्यास है तो हरिश्चंद्र की। तो बस इतने ही ज़्यादा आप सभी को भारतेंदु हरिश्चंद्र जी से कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट याद करने हैं और बहुत ही ज़्यादा टफ नहीं है। ठीक है, सो फ्रेंड्स देखिए हमने आपसे स्टार्टिंग में क्वेश्चन पूछा था कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का मूल नाम क्या है,
तो देखिए इनका जो मूल नाम है वो हरिश्चंद्र है। और साथ में दूसरा क्वेश्चन ये था कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को कौन सी उपाधि दी गई है, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को, क्योंकि मूल नाम तो इनका हरिश्चंद्र था, बाद में इनको भारतेंदु की उपाधि दी गई। तो सिंपल पता लग गया हमें कि इनकी जो उपाधि है वो क्या है, तो भारतेंदु है। तो आई होप कि अगर भारतेंदु हरिश्चंद्र जी से कहीं से भी काव्य कृतियाँ हो गया, नाटक हो गया, उपन्यास हो गया, इनकी जीवनी से रिलेटेड कहीं से भी क्वेश्चन पूछता है तो आप बहुत ही आसानी के साथ आंसर कर सकेंगे। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं 5 बजे वाली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक। एंड वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड शेयर भी कीजिए।